Assalamualaikum everyone. In today's video, we'll discuss the most important legal reasoning questions जो कि जामिया, एएमयू, एमएससीटी, एलेट जैसे बहुत सारे लॉ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़, ये एक वीडियो सीरीज़ होगी जिसमें हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि हमें बेसिकली प्रिंसिपल पे ही रिलाई करना है। देयर विल बी फैक्ट्स गिवन और हर फैक्ट के ऊपर आपको प्रिंसिपल मिलेगा, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें इनको आंसर करना है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का प्रिंसिपल कहता है, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। यानी एक पर्सन साउंड माइंड तब कहलाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के वक्त इतना कैपेबल हो कि वो चीज़ें समझ सके, वो समझ सके कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें मेंशन्ड है और वो उसके इंटरेस्ट से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो अब हम फैक्ट देखते हैं। मिस्टर एक्स, हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड, enters into a contract with Mr. Y when he was unsound state of mind। मतलब ये है कि मिस्टर एक्स जो हमेशा साउंड माइंड, यूजुअली साउंड माइंड के होते हैं, लेकिन कभी कभार उनका दिमाग जो है ख़राब हो जाता है। जब उनका दिमाग ख़राब रहता है तब वो मिस्टर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मिस्टर वाई हैविंग कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट आफ्टरवर्ड्स, मिस्टर वाई को ये फैक्ट बाद में पता चलता कि मिस्टर एक्स का दिमाग ख़राब था जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे। वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर एक्स, वो जो है मिस्टर एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं। ऑप्शन ए, मिस्टर एक्स कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड when he entered into contract. Option B, Mr. X can enter into contract but the burden is on the other party to prove that he was unsound state of mind at the time of contract. Option C, Mr. X can enter into contract but the burden is on Mr. X to prove that. Option D, none of these। इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेल्स दैट नो इंडिविजुअल कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता अगर वो अनसाउंड माइंड का। इफ ही इज अनसाउंड माइंड ओकेजनली देन ही मस्ट इंटर व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। यानी अगर उसका दिमाग कभी जो है कभी कभार ख़राब रहता है तो उसे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहिए जब वो बिल्कुल सही हो। एज इट इज़ मेन एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में तब इंटर होते हैं जब वो अनसाउंड माइंड के होते हैं। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का प्रिंसिपल कहता है, मेयर प्रॉमिस विदाउट प्रॉपर फॉलो अप डज नॉट क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। यानी सिर्फ प्रॉमिस कर देना काफ़ी नहीं है, हमें कुछ इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली हमें फर्दर स्टेप्स लेने पड़ेंगे एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए। अब हम फैक्चुअल सिचुएशन देख लेते हैं। सौरभ प्लान कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैरिज हॉल टू मेक इट अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एट नॉमिनल प्राइस। सौरभ नाम के एक बंदे ने मैरिज हॉल कंस्ट्रक्ट करने का प्लान बनाया ताकि वो जो है नॉमिनल प्राइस पे हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अवेलेबल करा सके। गौरव, अ रिच फिलंथ्रोपिस्ट, अश्योर्ड फाइनेंशियल हेल्प टू ट्यून ऑफ 10 लाख रुपीज़। यानी गौरव जो एक अमीर फिलंथ्रोपिस्ट था, उसने जो है सौरभ को 10 लाख रुपए हेल्प करने का वादा किया। रिलाइंग ऑन द अश्योरेंस, सौरभ रेज अ लोन एंड कंस्ट्रक्टेड द मैरिज हॉल। अब उसके अश्योरेंस पे रिलाई करके जो है सौरभ ने ये सोचा कि अब मैं मैरिज हॉल कंस्ट्रक्ट करा दूंगा, मतलब काम स्टार्ट कर दिया उसने। गौरव डिड नॉट पे द अश्योर्ड सम। गौरव ने बाद में जो है जितना अमाउंट उसने वादा किया था उसने पे नहीं किया। गौरव वॉज नॉट इन्फॉर्म दैट सौरभ स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क सोली रिलाइंग ऑन द अश्योरेंस। गौरव को ये बात भी नहीं बताई गई कि सौरभ ने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया और बेसिकली उसके जो एश्योरेंस था उसी पे रिलाई होके। गौरव को ये बात पता नहीं थी। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। सौरभ कैन इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट गौरव फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एंड सक्सीड। ऑप्शन बी, द वन हु गेव द लोन टू सौरभ कैन प्रोसीड अगेंस्ट गौरव फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड सक्सीड। ऑप्शन सी, any member belonging to any section of society can initiate a public interest litigation against Gaurav and successfully recover the amount promised to Saurav। ऑप्शन डी, no legal actions against Gaurav will succeed। इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गौरव हैज़ गिवन अश्योरेंस ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी बट देयर आफ्टर द मैटर वॉज साइलेंट।
यानी गौरव ने अश्योरेंस तो दे दिया था कि इतना अमाउंट वो पे करेगा, लेकिन उसके बाद मामला शांत हो गया, कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिए गए। गौरव वॉज नॉट इवन पुट इनटू नॉलेज ऑफ एक्ट्स डन बाय सौरव, और गौरव को ये भी नहीं पता चला कि सौरव ने सोली रिलाइंग ऑन हिज अश्योरेंस काम स्टार्ट कर दिया है, वो गौरव को ये बात पता नहीं थी। देयरफॉर नो लीगल एक्शन अगेंस्ट गौरव विल सक्सीड। देयरफॉर गौरव के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लीगल प्रिंसिपल, जो कहता है माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक 18 साल के नीचे का बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फैक्चुअल सिचुएशन है, दीप अ 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट रियलाइजेज दैट ही बीइंग अ माइनर ही इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। दीप नाम का एक 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसे पता है कि वो एक माइनर है और लॉ द्वारा वो परमिटेड नहीं है टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। अपॉइंट्स ऑन मनदीप एज हिज एजेंट टू कंक्लूड परचेज ऑफ अ लैंड टू गिफ्ट इट टू हिज मदर ऑन हर बर्थडे। यानी वो एक मनदीप नाम के बंदे को एज अ एजेंट अपॉइंट करता है ताकि मनदीप ऑन हिज बिहाफ कैन परचेज अ लैंड और वो अपनी माँ को एज अ बर्थडे गिफ्ट दे सके। Mandeep accordingly prepares the papers for the transaction, but at the last minute, the seller who had agreed to sell it now refuses to sell it, contending that he does not wish to sell the land to a minor. अब मनदीप ने सारे पेपर्स तो तैयार कर लिए, लेकिन जो लैंड का सेलर था वो बाद में रिफ्यूज कर देता है अपनी लैंड को सेल करने से। वो कहता है कि वो एक माइनर को अपना लैंड नहीं देगा। दीप सीक्स टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द सेलर। अब दीप ने सू कर दिया और ही आर्ग्यूड टू एनफोर्स हिज कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए कहता है दीप कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट सिंस मनदीप इज हिज एजेंट, दीप इज डीम्ड टू हैव पर्सनली entered into a contract. ऑप्शन बी, दीप कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली मनदीप कैन सिंस सेलर हैज entered into contract with मनदीप. ऑप्शन सी, दीप कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट सिंस ही इज अ माइनर. ऑप्शन डी, दीप कैन नीदर अपॉइंट एन एजेंट नॉर इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट सिंस ही इज अ माइनर. यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए माइनर इज वाइड एब इनिशियो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी एक माइनर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है, यानी वाइड सिंस बिगनिंग। देयरफॉर दीप कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट नॉर इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट सिंस ही इज अ माइनर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रिंसिपल कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू whom इट इज मेड, यानी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है जब वो उस बंदे के नॉलेज में आता है जिसको प्रपोजल दिया गया है। फैक्ट है, ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी, यानी ए ने बी को उसके घर को खरीदने का एक प्रपोजल दिया थ्रू द लेटर। ऑप्शन ए कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर। ऑप्शन बी, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए सेंट द लेटर। ऑप्शन सी, the communication of proposal is complete when B's wife received it. Option D, the communication of proposal is complete when B's wife handed over the letter to B. तो इसमें से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ है कि जब वो बी के नॉलेज में आता है, जब बी उस लेटर को रीड करता है, तब प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का लीगल प्रिंसिपल कहता है लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स, यानी लॉ जो है छोटे मोटे मसलों को डील नहीं करता या उनको नोटिस में नहीं लेता। फैक्चुअल सिचुएशन है, ए प्रपोजेज टू हिज नेबर बी दैट दे बोथ शुड गो टुगेदर फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब ए ने बी को प्रपोज किया, जो उसका नेबर है, कि उन्हें रोज जो है सुबह सुबह वॉक पे जाना चाहिए। अब बी उस प्रपोजल के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सुबह सुबह 6 बजे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे जहाँ से उन्हें अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना है। इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट बी डज नॉट टर्न अप। अब इस एग्रीमेंट के बावजूद बी जो है वहाँ पे नहीं आता है। ए वेट्स फॉर हिम एट 6 AM एवरी डे फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 days। ए जो है हर सुबह 6 बजे लगातार 7 दिन तक उस बंदे का वेट करता है। देयर आफ्टर ही फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग डैमेजेस फॉर द एग्नी एंड मेंटल टॉर्चर सफर्ड बाय हिम। अब क्या होता है, मिस्टर बी ने ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया कि उन्हें मेंटल टॉर्चर वगैरह दिए गए और उसके लिए वो उनसे डैमेजेस क्लेम करने लगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। हमारा पहला ऑप्शन है B is guilty of breach of contract and is liable to pay damages. Option B, there is no intention to enter into legal relations. Option C,
द मैटर इज टू स्मॉल एंड द कोर्ट विल रिफ्यूज टू गो इनटू इट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन जब हम प्रिंसिपल को देखेंगे तो वो लॉ के नोटिस करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी सबसे सूटेबल ऑप्शन है। जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि बी और ए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो एक सोशल अंडरस्टैंडिंग थी, ना कि एक लीगल एग्रीमेंट। और दूसरी बात ये कि ए ने खुद से ही 7 दिन तक उस वेट किया था। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि अगर बी नहीं आएगा तो उसे 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। सो द कोर्ट विल डिसमिस द केस, हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका प्रिंसिपल कहता है एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड। यानी कोई भी एग्रीमेंट जो किसी की शादी होने से रोकता हो अदर देन अ माइनर, तो वो वॉइड होगा। हमारा फैक्ट है सलमान खान डाइड फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन, उनकी डेथ हो चुकी है। टू को विडोज सुल्ताना एंड रजिया इंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट दैट इफ एनी वन ऑफ देम विल रीमैरी वुड फॉरफिट हर राइट टू हर शेयर इन डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। यानी उनकी दो बीवियां जो अब विडो हो चुकी हैं, सुल्ताना एंड रजिया, वो दोनों एग्रीमेंट करती हैं कि अगर उनमें से किसी ने भी शादी की तो उसका राइट टू हर डिजीज हस्बैंड प्रॉपर्टी, यानी उनकी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट वॉज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ऑप्शन बी द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड बिकॉज नो रिस्ट्रेंट वॉज इम्पोज्ड अपॉन ईदर ऑफ टू विडोज फॉर री मैरिज। ऑप्शन सी द रिस्ट्रेंट वॉज पार्शियल सो एग्रीमेंट इज वैलिड। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो किसी के शादी होने से रोकता हो अदर देन अ माइनर, तो वो वाइड होगा। और इस केस में सुल्ताना और रजिया दोनों माइनर भी नहीं थी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसका लीगल प्रिंसिपल कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल इन्फोर्स। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। All agreements are contract if they are made with the free consent by parties competent to the contract for a lawful consideration and with a lawful object। यानी हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो फ्री कंसेंट से बना हो बाय पार्टीज जो कि कॉम्पिटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वो माइनर नहीं होने चाहिए, वो अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब हम फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं। सोहन, a young man of 32 years without any consideration agrees to give मोहन 10,000। यानी सोहन नाम के एक बंदे ने बिना किसी कंसिडरेशन के ये एग्री कर लिया कि वो मोहन को 10,000 रुपए देगा। अब हम देखते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन का मतलब कि समथिंग फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के बदले कुछ देना, वो मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है। तो सोहन फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, मोहन सूज सोहन फॉर द अमाउंट। सोहन ने प्रॉमिस तो कर लिया था कि वो मोहन को 10,000 रुपए देगा, लेकिन वो अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मोहन ने सोहन को सू कर दिया। हमारा ऑप्शन ए कहता है मोहन विल सक्सीड एज सोहन मेड द प्रॉमिस ऑफ हिज ओन फ्री विल। ऑप्शन बी मोहन विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन। ऑप्शन सी मोहन विल सक्सीड एज सोहन हैज द कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी मोहन विल सक्सीड एज द मनी इज नॉट बीइंग पेड फॉर एनी लीगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, तो वो एक लॉफुल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो हमारा एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है कि मोहन सोहन के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शंस नहीं ले सकता, क्योंकि ये एग्रीमेंट बिना किसी कंसिडरेशन के था। और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो फ्री कंसेंट के साथ और लॉफुल कंसिडरेशन के साथ हो। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसका लीगल प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट्स टू अनदर समथिंग एज अ ट्रू फैक्ट नोइंग फुल्ली वेल दैट इट इज नॉट ट्रू, ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। यानी एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कोई गलत फैक्ट को सही दिखाकर उसके साथ एग्रीमेंट करता है, तो वो फ्रॉड के लिए गिल्टी है। द पर्सन सब्जेक्टेड टू फ्रॉड में अवॉइड द एग्रीमेंट। और जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि वो इस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकता है। अब हम फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं। ए प्रेजेंट्स अ हॉर्स फॉर सेल, द हॉर्स इज केप्ट ऑन डिस्प्ले सो दैट एनीवन इंटरेस्टेड कुड एग्जामिन इट। यानी ए ने अपने हॉर्स को सेल पर लगाया और उसको डिस्प्ले पे रखा ताकि लोग आएँ और उसको एग्जामिन कर सकें। द हॉर्स हैज़ ए क्रैक्ड हूफ एंड इट इज़ क्लेवरली कंसील्ड बाय द ओनर। जो घोड़ा था उसके तलवे पर क्रैक्स थे और ओनर ने उसको बहुत अच्छी तरीके से छिपा दिया था।
बी जो कस्टमर होता है ए के पास आता है और उससे बोलता है कि अगर तुम ये बात डिनाई नहीं करोगे तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा बिल्कुल सही सलामत है। ए कीप साइलेंट, बी परचेजेस द हॉर्स। ए जो है बिल्कुल चुप रहता है और बी ने घोड़ा खरीद लिया। ऑप्शन ए है बी कैन अवॉइड द एग्रीमेंट ऑन डिस्कवरी ऑफ द डिफेक्ट। ऑप्शन बी कैन नॉट अवॉइड द एग्रीमेंट एज द हॉर्स वाज ऑन डिस्प्ले एंड ही कुड हैव सेटिस्फाइड हिमसेल्फ ऑफ इट्स साउंडनेस बाय पर्सनल एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी B cannot avoid the agreement as A did not make any representation to mislead him. He merely kept silent so that B could find things out by himself. ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस सिचुएशन में जब बी ने ए से सवाल किया कि अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो ये मैं समझ लूंगा कि घोड़ा बिल्कुल सही सलामत है, तब ए बिल्कुल चुप रहा और सच्चाई को छुपाए रखा जो उसके फ्रॉडुलेंट इंटेंशन को दिखाता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। मान लीजिए बंदा ए है और बंदा बी है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर ए की शिप अमेरिका 40 दिन के अंदर या मतलब फ्यूचर में अमेरिका में उसकी शिप पहुंच जाती है तो मिस्टर बी उसे 5,000 रुपये वापस करेगा। तो ये सोली डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर इवेंट हो रहा हो। तो हमारा लीगल प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है तो वो सोली डिपेंड करेगा कि वो जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है वो हो रहा हो। अगर वो फ्यूचर इवेंट नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। यानी किसी वजह से अगर इवेंट जो है जो इवेंट फ्यूचर इवेंट होना है वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था शिप का अमेरिका पहुंचने का। अगर शिप किसी वजह से समंदर में ही फंस जाती है और इम्पॉसिबल हो जाता है उस शिप का पहुंचना अमेरिका में तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अब हम फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं। A bought a car from B and promised that if the car did not have any accident within 1 year, he would give 5,000 more for buying another. Is the contract valid? यानी इस फैक्ट में ये कहा गया कि मिस्टर ए ने बी से एक कार खरीदी और प्रॉमिस किया कि अगर अगले 1 साल में अगर उसके कार का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो वो मिस्टर बी को 5,000 रुपए दे के एक और कार खरीदेंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इफ द कार डज नॉट कमिट एनी एक्सीडेंट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द कार कमिट्स एन एक्सीडेंट। ऑप्शन सी, इट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द कार कमिट्स एन एक्सीडेंट और नॉट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए। जैसा हमने पहले भी देखा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है किसी फ्यूचर इवेंट के होने पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इस केस में हमने जैसे देखा कि अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया कि अगर कार का एक्सीडेंट नहीं होता है तो वो उनसे जो है 5,000 रुपये दे के दूसरा कार खरीदेगा। तो यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसका लीगल प्रिंसिपल कहता है नो लीगल रिलीफ एग्जिस्ट फॉर द ब्रीच ऑफ ए वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के ब्रीच होने पे लॉ उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा या उनको कोई लीगल रिलीफ नहीं मिलेगी। अब हम फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं। सॉकर बोरोड 25 lakhs फ्रॉम इंपीरियल बैंक फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग अ गैम्बलिंग डेन। यानी सॉकर नाम के एक बंदे ने इंपीरियल बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लिया ताकि वो एक गैम्बलिंग डेन चला सके यानी जुए का अड्डा चला सके। आफ्टर सफरिंग हैवी लॉसेस ही फेल टू रिपे द लोन। बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से वो उसने जो है इंपीरियल बैंक का लोन नहीं चुका सका। फैक्चुअल सिचुएशन है सॉकर बोरोड 25 lakhs फ्रॉम इंपीरियल बैंक फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग अ गैम्बलिंग डेन। यानी सॉकर नाम के बंदे ने इंपीरियल बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लिया ताकि वो एक गैम्बलिंग डेन चला सके यानी जुए का अड्डा चला सके। आफ्टर सफरिंग हैवी लॉसेस ही फेल टू रिपे द लोन। बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से वो उस बैंक का लोन चुका नहीं सका। हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, बैंक में फाइल अ सिविल सूट एंड क्लेम रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉकर। ऑप्शन बी, द बैंक में इशू अ पब्लिक नोटिस टू द इफेक्ट दैट सॉकर वाज बैंकरप्ट एंड पीपल मस्ट अवॉइड ट्रांजैक्टिंग बिजनेस विद हिम। ऑप्शन सी, बैंक कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम सॉकर एज बोरोइंग वाज एन फॉर इलीगल पर्पज। ऑप्शन डी, बैंक में कंप्लेन टू द लोकल पुलिस फॉर फ्रॉड एंड कैन गेट हिम अरेस्टेड। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, बैंक कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम सॉकर एज बोरोइंग वॉज फॉर एन इलीगल पर्पज। बैंक को ये पता था कि सॉकर ये मनी बोरो कर रहा है ताकि वो एक जुए का अड्डा चला सके विच इज़ एन इलीगल एक्ट।
तो इलीगल एक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, हेंस बैंक कैन नॉट रिकवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसका प्रिंसिपल कहता है लॉ नेवर इन्फोर्सेस एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस, यानी लॉ कभी भी एक इम्पॉसिबल प्रॉमिस को इन्फोर्स नहीं कर सकता। फैक्ट्स हैं, ए मेड अ प्रॉमिस टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, यानी ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो उसे जादू से एक खजाना दिला देगा। ऑप्शन ए, लॉ विल नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस। ऑप्शन बी, लॉ विल इन्फोर्स द प्रॉमिस। ऑप्शन सी, लॉ विल इन्फोर्स द प्रॉमिस ओनली एट द ऑप्शन ऑफ ए। डी, लॉ विल इन्फोर्स द प्रॉमिस ओनली एट द ऑप्शन ऑफ बी। तो इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लॉ विल नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस। सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट करता है कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए तो वो वॉइड है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसका प्रिंसिपल कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका ये मतलब है कि किसी भी प्रपोजल के एक्सेप्ट होने के लिए उसका एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब है कि सामने वाली जो एक्सेप्टिंग पार्टी होगी उसके द्वारा कोई कंडीशन नहीं लगना चाहिए या उसके द्वारा कोई काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए वाइल एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल। फैक्ट है, ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू बी फॉर ₹25,000। ए ने बी को प्रपोजल दिया कि वो उसके मोटरसाइकिल को 25,000 में खरीद ले। बी एग्रीड टू बाय इट फॉर 24,000। बी ने उसे 25,000 में ना खरीद कर वो 24,000 में एग्री कर गया। ए सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू सी फॉर 26,000 नेक्स्ट डे, यानी ए ने अपनी मोटरसाइकिल को सी को बेच दी अगले ही दिन 26,000 में। अब इस पे जो है बी ने सू कर दिया ए को फॉर डैमेजेस। तो अब हमें ये डिसाइड करना है क्या मिस्टर बी ए को डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। ऑप्शन ए है बी विल गेट डैमेजेस फ्रॉम ए। ऑप्शन बी विल गेट द डिफरेंसेस ऑफ ₹1,000 ओनली। ऑप्शन सी, बी कैन प्रोसीड अगेंस्ट सी। ऑप्शन डी, बी विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम ए। तो इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी। Section 7 of Indian Contract Act says that the acceptance must be absolute and unqualified. It must correspond with all the terms of the offer. यानी कि एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए और ऑफर के जो टर्म्स हैं उसे एक्सेप्टर या ऑफरी को मानने पड़ेंगे। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, यानी अगर ऑफरी जो है ऑफरर के प्रपोजल पे अपना कंडीशन लगा दे रहा है तो उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर जो ऑफरी है एक्सेप्टेंस करते वक्त वो कुछ काउंटर ऑफर करता है या अलग टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है तो वो प्रपोजर यानी जो ऑफरर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या तो उसको रिफ्यूज भी कर सकता है। अ काउंटर ऑफर डिस्ट्रॉयज द ओरिजिनल ऑफर। अगर जो ऑफरी है अगर कोई काउंटर ऑफर करता है तो वो ओरिजिनल ऑफर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसका लीगल प्रिंसिपल कहता है एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द सेलर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेनली बिकॉज द प्राइस इज इनएडिक्वेट। यानी कोई एग्रीमेंट जिसमें सेलर ने अपना कंसेंट अपनी मर्जी से दिया है वो वॉइड नहीं हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी कम था। ये सेलर अगर सेलर ने कंसेंट फ्रीली दिया है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिन में आ सकता है। अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रवीण एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1,00,000 फॉर ₹10 टू अरविंद, यानी प्रवीण जिसके हॉर्स की कीमत लगभग 1,00,000 रुपए होती है वो अरविंद को सिर्फ 10 रुपए में बेच देता है। तो अब सवाल ये है क्या ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। ऑप्शन ए, यस बिकॉज द प्राइस इज इनएडिक्वेट। ऑप्शन बी, नो इफ प्रवीण्स कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन। ऑप्शन सी, यस इफ प्रवीण्स कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली गिवन। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी। जब किसी बंदे ने किसी एग्रीमेंट के लिए अपना कंसेंट फ्रीली दिया है यानी बिना किसी फोर्स कोर्जन या अनडू इन्फ्लुएंस के अंडर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ऑल्सो एज पर द प्रिंसिपल द इनएडिक्वेसी ऑफ सेलिंग अमाउंट डजेंट मैटर इफ द कंसेंट इज फ्री। अगर कंसेंट फ्री है तो जो अमाउंट है भले ही ओरिजिनल अमाउंट से काफ़ी कम में सेल कर दे तो वो डजेंट मैटर इफ कंसेंट इज फ्री, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसका प्रिंसिपल कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री।
यानी कोई एग्रीमेंट जिसमें किसी पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है, यानी अनडू इन्फ्लुएंस, कोर्जन या फोर्स के द्वारा उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है, तो वो सिर्फ वैलिड तभी होगा जब वो पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं है उस पे अपना एश्योरेंस दे या उसको एक्सेप्ट करे। अब हम फैक्ट देखते हैं। ए ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बीज गर्लफ्रेंड, यानी ए ने बी को एग्रीमेंट में एंटर कराने के लिए उसके गर्लफ्रेंड के हेड पे एक गन रखी ताकि बी उसके साथ एग्रीमेंट में आ सके। ऑप्शंस हैं बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कैन नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ऑप्शन सी नीदर ए नॉर बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ऑप्शन डी ए कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन दिस केस द कंसेंट इज ऑब्टेन बाय पॉइंट ऑफ ए पिस्टल और बाय थ्रेटनिंग टू कॉज हर्ट, यानी जैसे हमने अभी फैक्ट में देखा कि यहाँ पे बी का कंसेंट एक पिस्टल के भरोसे या उसे डरा धमका के लिया गया है। इट इज क्लियर दैट द कोजन एज द डिफाइंड इम्प्लाइज ए कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट सम एक्ट विच इज अ कॉन्ट्रैक्टुअल लॉ, यानी ये क्लियर है कि यहाँ पे धमकी के बदौलत यहाँ पे कोई एक्ट करने के लिए उकसाया जा रहा है। दिस एग्रीमेंट इज void on the exception of B as he can either uphold the contract or reject it, यानी ये एक voidable कॉन्ट्रैक्ट है, ये B के ऊपर डिपेंड करता है, या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को void करार कर सकता है या तो इसको वैलिड करा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसका प्रिंसिपल है व्हेन अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट अनदर्स विल एंड यूजेस दैट पोजीशन टू प्रोक्योर एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब एक पर्सन इस पोजीशन में रहता है कि वो दूसरे के विल को डोमिनेट कर सके और वो उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिन में लाने की कोशिश करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। अब हम फैक्ट्स देखते हैं। किरण wanted to do his post graduation in medicine. He could not get any seat in government college, but one private college was prepared to admit him provided he would pay a hefty sum as capitation fee and he would serve the college for 5 years after his studies. यानी किरण जिसे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन में करना है, उसे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज उसे एडमिट करने के लिए रेडी था, बशर्ते किरण को एक लार्ज अमाउंट एज अ कैपिटेशन फी उस प्राइवेट कॉलेज को पे करना पड़ेगा और उसे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद 5 साल उस प्राइवेट कॉलेज को सर्व करना पड़ेगा। किरण पेड द कैपिटेशन फी एंड कंप्लीटेड हिज स्टडीज। किरण ने वो अमाउंट पे कर दिया और अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, बट ही रिफ्यूज टू सर्व द कॉलेज क्लेमिंग दैट ही कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने पे रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट कर दे। स्टेट वेदर ही विल सक्सीड इन हिज क्लेम। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किरण अपने इस क्लेम में सक्सीड होगी या नहीं। करेक्ट आंसर को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।